नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुजवीर भान आप सभी का आयुर्वेद अमृत के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो हमारा एक कैंपेन चल रहा है स्किन डिजीज़ के बारे में, तो उसमें हम एक डिजीज़ लेते हैं सोरियासिस। काफ़ी लोग आज के टाइम में जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल चल रही है या जिस तरीके से हमारा खाना चलता है या खाना पीना चलता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ आज के टाइम में काफ़ी लोगों में मिलती है। देखिए, सोराइसिस जिसको हम आयुर्वेद में कुष्ठ रोग के अंतर्गत काफ़ी सारी डिजीजेज स्किन की आती है, उसमें हम सोराइसिस को मानते हैं। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये एक कुष्ठ, सिद्ध, इस तरह की कुछ आयुर्वेदिक जो कुष्ठ रोग में डिजीज आती हैं उससे इसका कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी सिमिलर मिलता है। सोराइसिस का मतलब होता है ग्रीक भाषा में सोरा वर्ड और लेसिस वर्ड से ये मिलके बना है। सोरा वर्ड का मतलब होता है आपके स्किन के ऊपर ईचिंग या स्केलिंग, और लेसिस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कंडीशन। तो इसका मतलब स्किन के ऊपर जो स्केलिंग बनती है या ईचिंग आती है, उस कंडीशन को एक तरीके से सोराइसिस बोला जाता है। सोराइसिस में होता क्या है कि आपकी जो अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी की बात करें तो आपकी जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी स्किन की जो सेल्स होती है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसको बाहर का कोई पार्टिकल मान के उसके ऊपर अटैक करता है। उसकी वजह से आपकी स्किन की जो सेल्स होती है वो रैपिडली ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और उस ग्रोथ की वजह से स्किन पे स्केलिंग आनी शुरू हो जाती है और पपड़ी की तरह आपकी स्किन के ऊपर से वो उतरना शुरू हो जाता है। तो सोराइसिस में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। आपकी स्किन के ऊपर पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। वो लोकेशन आपकी कहीं भी हो सकती है। कुछ कॉमन साइट्स हैं सोराइसिस की, जैसे आपकी एल्बो, आपके नी जॉइंट्स, आपके स्कल्प, आपकी नेल्स पे भी काफ़ी बार पेशेंट को देखा गया है। नॉर्मली ये माना जाता है कि फेस पे ये डिजीज़ आपकी बहुत कम होती है, लेकिन चेस्ट के जो बीच का हिस्सा है यहाँ पे भी काफ़ी बार देखा गया है कि सोराइसिस के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। सोराइसिस में काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि शायद ये एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज़ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये एक दूसरे से नहीं फैलती है। अगर हम सोराइसिस के टाइप्स की बात करें तो सोराइसिस काफ़ी तरह का होता है, जिसमें कुछ कॉमन जो प्रकार हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। स्कल्प सोराइसिस जो आपके बालों में होता है, इसकी स्टार्टिंग मोस्टली डैंड्रफ से होती है। हम शुरुआत में इसको डैंड्रफ मान के इसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, जबकि ये बढ़ता बढ़ता आपके फिर कान के पीछे आना शुरू हो जाता है। काफ़ी बार पलकों के ऊपर भी ये दिखाई देता है और ये सोराइसिस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। नेल्स पे भी काफ़ी बार देखा गया है कि छोटे छोटे आपके पॉइंट बनना शुरू हो जाते हैं, या नेल्स आपके धीरे धीरे पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो नेल्स का जो सोराइसिस होता है वो माना जाता है। प्लेक सोराइसिस जो होता है वो आपकी स्किन के काफ़ी हिस्से पे होता है और ये मोस्ट कॉमन होता है। इसमें पैचेस बनने शुरू होते हैं, बॉडी का काफ़ी हिस्सा ये आपका कवर कर लेता है। एक गुटे सोराइसिस होता है जो नॉर्मली बच्चों में ज़्यादा होता है या एडल्ट में ज़्यादा होता है। इसमें बेसिकली एलर्जी वाले सिम्टम होते हैं और पूरी स्किन के ऊपर छोटी छोटी बूंदें आनी शुरू हो जाती है और ये एकदम से फैलता है। एक इन्वर्स सोराइसिस होता है जो आपके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं या अंडर आर्म है, इस तरह की जगह पे ज़्यादा इसके होने के चांसेस होते हैं। जब सोराइसिस बहुत लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में बना रहता है तो कुछ जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे सोरियाटिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसमें आपकी उंगलियों की धीरे धीरे आपकी उंगलियों पे डिफॉर्मिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं, और स्किन पे जैसे सोराइसिस में होता है उस तरीके से उसमें भी आपकी फिंगर्स पे यहाँ पे दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम इसके कॉजेज़ की। कॉजेज़ से पहले मैं इसके सोशल इम्पैक्ट की बात करूँगा कि बेसिकली जब ये दिक्कत पेशेंट को होती है तो वो सोशली बड़ा कट हो जाता है। वो बड़ा एक तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। जिनको हाथों पे या शरीर के कुछ दिखने वाले हिस्सों में होती है तो उनको हमेशा फील होता रहता है कि शायद उनसे कोई हाथ ना मिलाएगा, और वो काफ़ी अपने आप को इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फील करते हैं और काफ़ी अपने आप को जो है अकेलापन महसूस करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह की डिजीज़ किसी भी पेशेंट को हो सकती है, लेकिन आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना होता है। आपको बड़ी ताकत से उस डिजीज़ से लड़ना होता है, और आपको जब तक इंटरनल आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप नहीं होगा तो आपकी मेडिसिन भी उतना प्रॉपर तरीके से आपको असर नहीं करती है। तो एक डिजीज़ है जिसको अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकती है। तो आपको अपने माइंड को बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करके रखना है। अब इसकी बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ में बेसिकली आयुर्वेद में जितनी भी स्किन डिजीज़ हैं उन सब स्किन डिजीज़ को जो है विरुद्ध आहार और विहार के बारे में उसमें बताया गया है
कि विरुद्ध आहार मतलब कुछ ऐसे इनकॉम्पेटिबल फूड जो आपको साथ में नहीं लेने चाहिए, अगर वो आप साथ में लेते हैं तो स्किन में इस तरह की एलर्जिक रिएक्शन होती है और वो कहीं ना कहीं सोरियासिस को पैदा करती है। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मूली या फिर लहसुन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है तो ये देखा गया है कि उसको भी सोरियासिस होने के चांसेस हैं। काफ़ी बार स्किन की ड्राइनेस या फिर मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट या फिर माना जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या अपना बिल्कुल भी अगर आप शरीर का एक हेल्दी लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं देते हैं, और काफ़ी बार जेनेटिकली भी ये देखा गया है कि पेशेंट में आता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनसे हम जहाँ तक बच सकें उनसे हमें बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम की। तो सिम्टम में आपका सिम्टम्स जो होते हैं इसमें एक तो स्किन के ऊपर आपकी या शरीर के ऊपर धीरे धीरे पसीना आपका कम आना शुरू हो जाता है, स्किन पे आपके पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, उन पैचेस के ऊपर से सफ़ेद रंग की एक पपड़ी उतरना शुरू हो जाती है। जिस तरह से मछली के ऊपर जो स्केलिंग होती है उसी तरीके से उसके ऊपर से भी वो पपड़ी उतरती चली जाती है। और ये जब पपड़ी उतरती है तो ये अगर वो बहुत स्किन ड्राइनेस होती चली जाती है तो पपड़ी और ज़्यादा उतरती चली जाती है, तो मोस्टली ये इस तरीके से फैलता भी है। काफ़ी बार ये देखा गया है। ईचिंग उस जगह पे होती है पेशेंट को, और उस पैच पे धीरे धीरे ब्लैकनेस भी आनी शुरू हो जाती है, और साथ में उसमें आपको पेन भी काफ़ी हो सकता है, और वो स्पॉट जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। मैंने ये देखा है मोस्टली जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो जब पेशेंट ठीक होने वाला होता है तब ज़्यादा ब्लैकनेस आती है वहाँ पे, और वो धीरे धीरे पिंक कलर के जो पैच होते हैं वो धीरे धीरे ब्लैक कलर के पैच में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें जिस तरीके से आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वात पित्त कफ तीनों के सिम्टम मिलते हैं। इसमें वात की अगर हम सिम्टम की बात करें तो वात में इसमें दर्द होना, ड्राइनेस होना, पैचेस बनना, ये सब वात के एक तरीके से सिम्टम होते हैं, स्केलिंग उतरना। पित्त के अगर दोष के हिसाब से अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो पित्त में जो है बर्निंग सेंसेशन होता है, वहाँ पे रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे उस जगह पे आपका ईचिंग बढ़ती चली जाती है, इन्फ्लामेशन होता चला जाता है। ये लगभग नॉर्मली पित्त के सिम्टम माने जाते हैं। और कफ के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ईचिंग होना प्लस वहाँ पे जो है डिस्चार्ज होना उस पैचेस के ऊपर से, तो ये नॉर्मली कफ के सिम्टम्स माने जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को या इन दोषे के ढंग से अगर एक डॉक्टर अगर प्रैक्टिस करता है तो उनको इन दोष के हिसाब से भी देखना होता है कि क्या सिम्टम पेशेंट में ज़्यादा आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको इसका ट्रीटमेंट आगे के लिए प्लान करना होता है। ट्रीटमेंट का तरीका सोरियासिस में दो तरीके से किया जाता है। नॉर्मली आयुर्वेद में जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं दो ही तरह के ट्रीटमेंट हम लोग मोस्टली प्लान करते हैं, जिसमें एक होता है शोधन थेरेपी और एक होता है शमन थेरेपी। शोधन थेरेपी का मतलब होता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के पंचकर्मा में काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके हैं। नॉर्मली हम इसमें जो स्किन के पेशेंट होते हैं इनमें वमन और विरेचन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और एक तक्रधारा भी होती है, उसको भी पेशेंट को बहुत अच्छे से उसमें सोरियासिस में इम्प्रूवमेंट देखा गया। मेडिकेटेड तक्रधारा मतलब मेडिसिन को मिला के, जो बटर मिल्क होता है उसमें कुछ मेडिसिन को मिला के उसको प्रिपेयर किया जाता है, और सोरियासिस के पेशेंट में स्कल्प सोरियासिस है तो उसके सिर के ऊपर अदरवाइज पूरी बॉडी के ऊपर भी उसको प्रभाव करवाया जाता है। उससे भी सोरियासिस के पेशेंट में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आते हैं। और वमन विरेचन से तो देखा ही गया है कि बॉडी के जब पूरी तरीके से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, पूरे शरीर का आपका शुद्धिकरण हो जाता है, तो सोरियासिस के सिम्टम बहुत जल्दी और बहुत जल्दी से ये दबना भी शुरू हो जाते हैं और ठीक भी बहुत जल्दी होते हैं। फिर हम बात करते हैं शोधन थेरेपी की, शमन थेरेपी की। तो शमन थेरेपी में क्या होता है कि शमन थेरेपी का मतलब हो गया कि आपको मेडिसिन के थ्रू उसको ठीक करना है। तो मेडिसिन में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं। नॉर्मली मैं एक नॉर्मल सी मेडिसिन है, अगर आप गर्मियों के महीनों में अगर आप आधा एक चम्मच घी, आप काऊ घी जो गाय का घी होता है, अगर आप उसको लेना शुरू कर देंगे तो आपकी सर्दियाँ बहुत अच्छी निकलती है, क्योंकि बेसिकली ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो गर्मियों में आप एक चम्मच, छोटा चम्मच आप गाय का घी लिया करें सुबह सुबह खाली पेट, तो उससे आपकी स्किन की ड्राइनेस कम रहेगी और सर्दियों में आपको कम परेशान करेगा। फिर हमारे यहाँ पे हम एक सोरा पाउडर बनाते हैं, उस पाउडर का भी हम काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। उसका पेशेंट को काढ़ा बना के पिलाया जाता है, उससे आपकी बॉडी की जो हीट होती है वो काफ़ी हद तक निकल जाती है। फिर बहुत सारी ऐसी सिंगल हर्ब्स हैं, जैसे नीम हो गया, आपका सारिवा है, आपका त्रिफला पाउडर है, प्लस हरिद्रा डक्स है, हर्बल है, प्लस कुटकी है, चिरायता है, चक्रमर्द है। चक्रमर्द को भी हम प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं। वो उसकी स्किन की जो पपड़ी होती है उसको भी बहुत पतला करता चला जाता है धीरे धीरे, और पपड़ी और बॉडी की जो मॉइस्चर होता है उसको भी बना के रखता है।
तो इस तरीके से हम जो उसका ट्रीटमेंट है वो दोनों पैथी से किया जाता है, दोनों थेरेपी से किया जाता है और काफ़ी अच्छे से इसमें इम्प्रूवमेंट भी रहता है। लेकिन पेशेंट को अपने माइंड से बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। और इस बीमारी के लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसमें डिप्रेस होने की ज़रूरत है। आप डट के आप इसका मुकाबला करिए, बहुत जल्दी से आप इसको निजात भी आप इससे पा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मैसेज बॉक्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सभी को इसका रिप्लाई कर सकें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, जय हिंद।